हेल्दी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये देख रेहान बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूं और एक पराठा ज्यादा खाने से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद में कहता है, आपकी तरह मेरी उम्र थोड़ी ना हो गई है। रेहान की ये बात किसी ने ना सुनी हो, लेकिन पास बैठे रुद्र ने जरूर सुन ली थी। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे साथ ऑफिस चलो। उसकी बात सुनकर रेहान हड़बड़ाकर टेबल से उठते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, किसी का कॉलेज नहीं जाना, मुझे जाना है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर तविश को देखता है जो मजे से अपना पराठा खा रहा था। वो उसके हाथ से पराठा छीनकर उसे उठाते हुए कहता है, ज्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा, जल्दी चल वरना भाई आज मुझे ऑफिस उठाकर ले जाएंगे। क्या अन्या बना पाएगी रुद्र के दिल में अपनी जगह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र के ये कहने पर कि रेहान कॉलेज नहीं सपनों का मौसम से पराठा छीन प्लेट में रख उसे साथ चलने को कहता है, जिससे तविश का मुंह बन जाता है। रेहान और तविश वहां से जल्दी से निकल जाते हैं, पर जाते जाते रेहान भागकर फिर वापस आता है और रुद्र के प्लेट से वो अपना पराठा लेकर अन्य को हक करके बाय भाभी कहते हुए वहां से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर सब हंस देते हैं, लेकिन रुद्र का सारा मूड खराब हो जाता है। उसे रेहान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो अन्या को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरता है, लेकिन अन्या को उसकी नजरों से जिससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी रुद्र की नजर फिर से उसकी कमर पर जाती है। अन्या के उसके बगल में खड़े होने की वजह से वो रुद्र के करीब थी। रुद्र का तो मन उस पर ही अटक गया था। ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार उसे छूने के लिए बोल रहा था। रुद्र अपना हाथ आगे करके जैसे ही उसे छूने को सोचता है, तभी अन्या वहां से चली जाती है। रुद्र खुद की ही हरकत पर हल्का सा झेप जाता है। अन्या ने एक बार फिर रुद्र को नजर उठाकर नहीं देखा, जिससे अब रुद्र को चिढ़ मच जाती है। अन्या को देखते हुए शौर्य ने रुद्र को देख लिया था, इसलिए वो उसके पास आकर धीरे से उसके कान में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट। फिर रुद्र के हाथ में एक मेडिसिन देते हुए कहता है, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी ना हो पाए। इतना बोलकर शौर्य रुद्र को एक शरारत भरी मुस्कान देता है। फिर अभय को हाई फाई देते हुए वहां से चला जाता है। अभय भी उसके पीछे चला जाता है। रुद्र कभी अपने हाथ में मेडिसिन को देखता है तो कभी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे कुछ समझ आता है, वो जल्दी से उठकर वहां से गुस्से में तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला जाता है। अन्या इस वक्त कमरे में कबर्ड से कुछ निकाल रही थी कि तभी रुद्र गुस्से में पीछे से आकर अन्या की कवर को कसकर पकड़ लेता है। फिर उसे कबर्ड के दूसरे साइड हटा देता है। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या डर जाती है, लेकिन अपने सामने रुद्र को देख उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ अन्या के कमर पर था, तो दूसरा हाथ उसकी चूड़ियों से भरे हाथ को मसल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो अपनी खा जाने वाली नजरों से अन्या को घूर रहा था। अन्या खुद का हाथ रुद्र के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। रुद्र भड़कते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कितनी बार कहा है मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ ये सब करने में मजा आ रहा है। कभी मेरी चीजों पर अपना हक जताने की कोशिश तो कभी मुझ पर हक जताने की कोशिश। इस सब से भी दिल नहीं भरा तो घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में झूठी झूठी थॉट दिए जा रही हो। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी हो सको या मैं तुम्हें छू। ये सब कहते वक्त रुद्र की पकड़ अन्या के हाथ पर इस कदर मजबूत हो गई कि अन्या का दर्द अब आंसू बनकर बहने लगा था। लेकिन रुद्र के बार बार एक ही बात को दोहराना अन्या को उस दर्द से ज्यादा दर्द पहुंचा रहा था। अब उसकी बातें अन्या को अंदर से तोड़ रही थी, जो अब उसके बर्दाश्त के बाहर हुए जा रहा था। अन्या दर्द भरी आंखों से रुद्र को देख तेज आवाज में कहती है,
तो फिर दूर रहे मुझसे। यूं बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से थोड़ा दूर करती है। मैं नहीं बनना चाहती थी आपकी पत्नी। आपने मुझसे जबरदस्ती से शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया। तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, पर आपको यूं मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे। इतना बोलकर वो रुद्र को देखती है जो उसे गुस्से में घूर रहा था, जिससे अन्या को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती है, अरे नहीं है मेरी हैसियत आपके खानदान में आने की, तो ठीक है ना, छोड़े मुझे, जाने दे मुझे अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर मुझे बांध कर रखा है। नहीं बनना मुझे कुछ भी। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, तो बस वही फर्ज निभा रही हूँ। तो क्या गलत किया? और रही बात हमारे रिश्ते की सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना मुझे आपके बारे में कहने की जरूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। आप भी दूर रहे मुझसे। अन्या ने रुद्र को ये सारी बातें एक साथ एक सांस में कहती थी। आखिर इतने दिनों से वो ये सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके रुद्र को इग्नोर करे, लेकिन रुद्र बार बार उसके जख्मों को खुरेदने से पीछे नहीं हट रहा था। रुद्र तो हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव लिए अन्या को देख रहा था। अन्या ने एक नजर रुद्र को देख फिर वहां से तेज कदमों से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस अन्या को जाते हुए देखते रह गया। आज तक शायद ही रुद्र से किसी ने इस लहजे में बात की थी। अन्या की बातें सीधे रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। उसके जहन में बार बार अन्या की आखिर में कही गई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच सोच कर रुद्र को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। रुद्र कहने के लिए अन्या को कुछ नहीं मानता था, लेकिन अन्या की बातें, उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में अन्या के पीछे जाता है, तभी उसका फोन बजता है, जिसे देखकर वो वहां से सीधा अपने कमरे से ऑफिस की ओर निकल जाता है। इधर रुद्र की बात से अन्या का पूरा मूड खराब हो चुका था। उसे उसकी बातें काफी तकलीफ पहुंचा रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनके साथ बेमन से ही बाहर चली जाती है। एक बड़े से बिल्डिंग के सामने एक कार रुकती है। ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसमें से दिग्विजय बाहर निकलते हैं। उनके साथ आज अन्या भी थी, जिसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी और उसके साथ गले में मंगलसूत्र और कानों में छोटी सी हीरे की इयररिंग। चेहरा बिल्कुल सिंपल, माथे पर छोटी बिंदी के साथ सिर पर लाल सिंदूर, जो कि उसके चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए काफी था। दिग्विजय जी अन्या को आज एक खास शख्स से मिलवाने लाए थे। वैसे अन्या का मन बिल्कुल भी नहीं था आने का, लेकिन वो दादाजी को मना नहीं कर पाई। अन्या कार से निकलकर एक नजर उस बिल्डिंग को देखती है। बिल्डिंग के सामने एक बड़े से बोर्ड पर उसका नाम लिखा था, विंजेट वैल्यूएबल्स क्लब। अन्या नाम पढ़कर भी कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए दादाजी को देखती है, जो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। अन्या हाँ में सर हिलाकर उनके साथ अंदर जाती है। स्टाफ दिग्विजय जी को देख झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं। अन्या को सबका ऐसे बार बार झुककर ग्रीट करना थोड़ा अजीब लग रहा था। दिग्विजय जी अपने कदम जल्दी बढ़ाते हुए लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर पर आते हैं। ये 4 मंजिल बिल्डिंग थी, जो काफी खूबसूरत और बड़ी थी। उसका इंटीरियर ऐसा था कि किसी को भी उसकी खूबसूरती में खोने पर मजबूर कर जाए। 4th फ्लोर पर आते ही दिग्विजय जी एक बड़े से एरिया में अन्या को ले जाते हैं और वहां बैठे लोगों से कहते हैं, क्यों, अब किसकी बुराई हो रही है? दिग्विजय जी की आवाज सुनकर सब पीछे पलटकर उन्हें देखते हैं और इसी के साथ सबके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो जाती है। अन्या देखती है सामने दिग्विजय जी की ही उम्र के आदमी और कुछ औरतें थी, जो कपड़ों और पहनावे से कुछ बड़े घर के तो कुछ मध्यम परिवार के लग रहे थे। उनमें से एक आदमी दिग्विजय की बात सुनकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अब तू आ गया है तो तेरी तो कर नहीं सकते। इतना बोल सब एक साथ हंसने लगते हैं।
तभी सबकी नजर दिग्विजय के बगल में खड़ी अन्या पर जाती है, तो सब उनके पास आते हुए कहते हैं, क्यों भाई दीनू, ये कौन है तेरे साथ? तू तो कभी किसी को यहाँ नहीं लाया। तो दीनू नाम सुनकर अन्या दिग्विजय का चेहरा देखने लगती है, क्योंकि जब भी रेहान उन्हें ऐसे बोलता था तो वो काफी गुस्सा होते थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई गुस्से के भाव नहीं थे। दिग्विजय जी सबकी बात सुनकर अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, अगली बार अपने घर की रौनक को लेकर आऊंगा। तो ये है मेरी पोता बहू अन्या राय चौहान। दिग्विजय की बात सुनकर सब हैरानी से अन्या को देखकर कहते हैं, क्या तेरे पोते ने शादी कर ली? और ये बात अब तक न्यूज में क्यों नहीं आई? और तूने कोई पार्टी और अनाउंसमेंट तक नहीं किया। कब, कैसे हुआ? किसी को अब तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? क्या तेरा पोता इसे भगा कर लाया है जो चुपचाप शादी करनी पड़ी? क्या तू परदादा बनने वाला है जो ऐसे बिना बताए शादी हुई? वहां खड़े सभी लोग एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। सबके ऐसे सवाल सुन अन्या को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे बार बार रुद्र की बात याद आने लगी। अन्या का उदास चेहरा और भी उदास हो गया और वो धीरे से पीछे हटने को हुई कि तभी सारी भीड़ को चीरते हुए एक कर्कश लेकिन प्यारी आवाज आई, चुप हो जाओ सब। ये आवाज सुन सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक 70 साल के करीब की लेडी, बाल सफेद, चेहरे पर उम्र का तकाजा, लेकिन चेहरे पर गजब का तेज, सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी के साथ गले में मोतियों की माला। ये थी सियाता मेहता, मेहता परिवार की हेड और दिग्विजय की एक सबसे अच्छी दोस्त। वो अपनी पार की नजरों से अन्या को देखते हुए उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अन्या का गाल छूकर प्यार से कहती है, अरे भाई कब, क्या, कैसे, ये सब छोड़ो। देखो तो कितनी प्यारी बहू मिली है दिग्विजय को। आपका नाम क्या है बेटा? अन्या उनके ऐसे कहने पर हल्का मुस्कुराकर उनके पैर छूते हुए कहती है, अन्या। सियाता जी को अन्या का चेहरा पहली नजर में पसंद आ जाता है। वो प्यार से कहती हैं, बहुत प्यारा नाम है। आप इन सब की बातों का बुरा मत मानना, इन सब की तो आदत है फालतू में बोलने की। सियाता जी के ऐसे कहने पर सबका मुंह बन जाता है और दिग्विजय जी के चेहरे पर प्राउड की स्माइल आ जाती है। सियाता जी दिग्विजय जी को देख प्राउड स्माइल के साथ कहती हैं, वैसे मान गए तुम्हें, बहू भी नंबर 1 थी और अब पोता बहू भी नंबर 1 है। दिग्विजय जी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहते हैं, तो फिर शर्त की बात मत भूल जाना। सियाता जी दिग्विजय जी को एक नजर घूर कर देखती हैं, फिर अन्या को एक एक करके सबसे मिलवाती हैं। ये जगह एक क्लब थी, बिल्कुल अपने नाम विंजेट वैल्यूएबल्स क्लब के जैसी। यहाँ दिग्विजय जी के वो सारे साथी आया करते थे जो बचपन से जवानी तक उनके साथ ही रहे और वक्त और जिम्मेदारी में खुद के लिए समय नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ सब इकट्ठा होते थे और बातों के साथ हर पल को जीते थे जो वो अपनी जवानी में नहीं जी पाए। क्या रुद्र की गलतफहमी होगी दूर, या उसकी ये गलतफहमी उसे अन्या से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। खुद को जला रहा है। अन्या का नाम सुनकर रुद्र क्लब एक अलग दुनिया ही बन गई थी। कुछ लोग तो यहाँ रहते भी थे क्योंकि घर में वो सुकून नहीं जो यहाँ मिलता था। अन्या खुशी खुशी सबसे मिलती है। सबको अन्या एक ही नजर में भा गई थी। सब दिग्विजय जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिग्विजय भी अपना सीना चौड़ा करके सबको देख रहे थे। कुछ ही पल में सब आपस में ही बातों में मशगूल हो गए। सबने अन्या को अपने पुराने दिनों की बातें बताई, जिसे सुनकर अन्या कभी हंसती खिलखिलाती तो कभी मुस्कुरा देती थी। कुछ पल बाद अन्या क्लब देखने के लिए निकल गई। तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अन्या ने अपनी नजर उठाकर जब सामने देखा तो सामने एक 26 से 27 साल की उम्र का लड़का अन्या को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। वो लड़का देखने में टॉल और हैंडसम था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिसमें कोई भी लड़की डूब जाती।
अन्या एक नजर उसे देखती है, फिर अपनी नजर फेर कर सॉरी कहकर आगे चल देती है। वही वो लड़का अन्या को बस चुपचाप जाते हुए देखता है। अन्या घूमते घूमते एक हॉल में आती है जहाँ ढेर सारे छोटे पौधे लगे थे। उस जगह को काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था। ये जगह अन्या को काफी पसंद आती है क्योंकि उसे बचपन से ही नेचर से प्यार था। तभी उस क्लब का मैनेजर वहां आता है और अन्या को ऐसे घूमते देख उसके पास जाता है। वो काफी अदब से पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई नो योर नेम? अन्या उसे देखकर नॉर्मली जवाब देती है, अन्या। मैनेजर फिर से कहता है, ओके मैम, व्हाट अबाउट योर सरनेम? ये सवाल वो मैनेजर इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो अन्या को नहीं जानता था और उसे ये भी नहीं पता था कि अन्या दिग्विजय जी के साथ आई है। वही अन्या मैनेजर का सवाल सुनकर सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रुद्र तो उसे अपनी वाइफ मानता नहीं, तो वो उसका सरनेम कैसे यूज कर सकती थी। तभी उसके पीछे वही लड़का आकर खड़ा हो गया। वो मैनेजर को कुछ इशारा करते हुए उसे जाने का कहता है। मैनेजर उस लड़के को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अन्या को देखकर पोलाइट वे में कहता है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, नाउ यू एक्सप्लोर द क्लब। इतना बोलकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। लेकिन अन्या के दिल में वो एक सवाल छोड़कर जाता है जिसे सोच अन्या उदास हो जाती है और गुमसुम सी वहीं पर बने एक लकड़ी के डिजाइन के बेंच पर बैठ जाती है। वो लड़का अन्या को बड़े गौर से देख रहा था। अन्या के चेहरे की उदासी उससे छुप नहीं पाई। वो कुछ सोच सोच कर जल्दी से वहां से चला जाता है और 2 मिनट से कम समय में वापस आता है और अन्या से थोड़ी दूरी बनाते हुए वही बेंच पर बैठकर उसे कॉफी कप पास करता है। अन्या कॉफी को देखकर अपनी बगल में देखती है तो ये वही लड़का था जो उससे अभी टकराया था और अभी वही उसे कॉफी दे रहा था। अन्या उसे असमंजस में ही देखते रहती है तो वो लड़का उसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे कप लेने का इशारा करता है। अन्या कप ले लेती है। वो लड़का अन्या को देखकर कहता है, वैसे आपकी ये क्लब में आने की उम्र कुछ जल्दी नहीं है, क्योंकि ये क्लब खासकर ओल्ड पर्सन्स के लिए था। अन्या कॉफी की सिप लेते हुए उस लड़के को बिना देखे कहती है, मेरा भी सेम थॉट है आपके बारे में। अन्या की बात सुनकर वो लड़का हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूं, वो तो मैं अपनी दादी को पिक करने आया था। अन्या कहती है, मुझे नहीं लगता आपकी दादी मैं हूं, आपको चश्मे की जरूरत है। वो लड़का अन्या के सीधा जवाब सुनकर सोचते हुए कहता है, आपने सही कहा, आप मेरी दादी नहीं है क्योंकि वो आप जैसी नहीं है। ये बोलते हुए उस लड़के की आवाज में एक अलग ही भाव थे। अन्या अपनी बाहें उठाते हुए सवालिया नजरों से कहती है, आप मुझे जानते हैं? लड़का कुछ शरारती मुस्कान लिए कहता है, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं। अन्या उसकी बात का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है ये भाप कर कहती है, जानने के लिए बहुत देर हो गई। फिर अपने मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहती है, यहाँ नो एंट्री है और थैंक्स फॉर कॉफी। इतना बोल अन्या उठकर जाने को होती है तो वो लड़का फिर से कहता है, हो सक से नहीं तो फिर दोस्ती के नाते तो जा नहीं सकता हूं। उसकी बात सुनकर अन्या पलटकर उसे देख अपनी बाहें उचकाते हुए कहती है, दोस्ती? वो भी अजनबी से? वो लड़का स्माइल करते हुए उठता है, फिर अन्या के सामने खड़ा होकर बड़े अदब से कहता है, हाजी, दोस्ती अजनबियों से करने में ही फायदा है, अपनों से तो दुश्मनी हो जाती है। वैसे मेरा नाम विक्रम मेहता है। फिर अपना हाथ आगे करके कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? विक्रम के पूछने पर अन्या बस उसका चेहरा ही देखती रह गई। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसे देख अन्या उसे मना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कुछ सोचकर कहती है, मेरा नाम अन्या है और रही बात दोस्ती की तो मैं सोचूंगी कि आप इस लायक हैं या नहीं। इतना बोलकर अन्या वहां से जाने लगी तो विक्रम उससे पीछे से आवाज देते हुए कहता है, मुझे इंतजार रहेगा, पर इतना नहीं कि मैं इस क्लब का मेंबर बन जाऊं। अन्या जाते जाते विक्रम की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर उसे कोई जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से चली जाती है।
दिग्विजय जी भी अन्या को लेकर वापस घर आ गए थे क्योंकि शाम होने को आई थी। वहीं विक्रम कार ड्राइव करते हुए भी अन्या के बारे में सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वहीं उसके बगल में बैठी उसकी दादी सियादा जी उसे काफी देर से नोटिस कर रही थी। वो अपने पोते की मुस्कान देखकर कहती हैं, क्या बात है, आज किसके ख्याल ने आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जो आपसे छुपाए नहीं छुप रही है। विक्रम अपनी दादी की बात सुनकर सकपका गया। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, किसी की भी तो नहीं दादी माँ, आप तो बेकार में ही इतना सोच रही हैं। सियादा जी विक्रम के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराती हैं, फिर अपना सिर सीट से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती हैं, दादी माँ हूँ आपकी, आपकी हर सांस की खबर रहती है मुझे, ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती है। वहीं विक्रम अपनी दादी की बात सुन मन में कहता है, हाँ जानता हूँ, जेम्स बॉन्ड की नानी है आप, आपको सब पता रहता है, लेकिन अभी मुझे खुद को कुछ नहीं पता, तो आपको क्या बताऊं। इतना सोचते सोचते वो एक बार फिर अन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है और अपनी ड्राइव पर फोकस करता है। वहीं अन्या घर आकर सबके लिए डिनर तैयार करती है। सबको अब अन्या की आदत हो गई थी, इसीलिए सब अन्या के हाथ का बना खाना खाने पहुंच जाते हैं। अन्या ने ही नियम बनाया था कि डिनर और ब्रेकफास्ट सब साथ करेंगे, इसी बहाने पूरा परिवार साथ होगा। पर रुद्र अब तक ऑफिस से नहीं आया था। सब रुद्र के बिना ही डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अन्या भी सब काम खत्म करके दादाजी को उनकी दवा देकर अपने कमरे में चली जाती है। रात के 10 बजे रुद्र घर आता है, लेकिन अंदर जाने की जगह वो बाहर गार्डन की ओर चला जाता है और वहां बने एक छोटे से रूफ पिलर के पास खड़ा होकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे सुलगाते हुए उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। रुद्र के दिमाग में अब भी सुबह वाली अन्या की कही बात चल रही थी जो उसे काफी बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या होता जा रहा है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग में घिरा हुआ था। तभी अभय की नजर अपने कमरे की बालकनी से रुद्र पर जाती है। वो रुद्र को देखकर उसके पास जाने के लिए नीचे आ जाता है। रुद्र अपनी सोच में ही गुम था कि तभी अभय उसके हाथों से सिगरेट लेते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, भाभी से लड़ाई हो गई क्या, जो तू यहाँ खड़ा इस सिगरेट में खुद को जला रहा है। अन्या का नाम सुनकर रुद्र गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, वो मेरी कोई नहीं लगती, ना ही मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। अभय सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, हमें तो पता है वो क्या लगती है, और तुमको भी अब भाभी के होने से फर्क पड़ने लगा है। जितनी जल्दी ये बात अपने दिल को समझाएगा उतना बेहतर होगा। रुद्र उससे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो। अभय रुद्र के गुस्से को इग्नोर करके सीरियस लहजे में कहता है, मेरी बात तुम्हें अभी बकवास लग रही है, लेकिन जल्द ही तुम्हें मेरी बातें सही लगने वाली हैं। फिर वो चांद को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, अन्या एक अच्छी लड़की है और साफ दिल की है, हर किसी को प्यार और अपनापन देना चाहती है। बस एक बार तो उसे एक मौका देकर देख। मेरा वादा है कि तू फिर उससे दूर नहीं रह पाएगा। सब एक जैसे नहीं होते रुद्र, किसी का आना और जाना हमारी लाइफ में एक रीजन के लिए होता है। मेरी बात पर गौर जरूर करना। इतना बोल अभय वहां से चला गया। काफी देर तक रुद्र उसकी कही बातों को सोचता रहा। फिर वो अपनी सोच को विराम देकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में जाने से पहले रुद्र गहरी सांस लेता है, फिर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाता है, लेकिन उसे अन्य कमरे में कहीं नहीं दिखाई देती। आज कमरा भी काफी साफ सुथरा था, जिसे देखकर रुद्र को बेचैनी होने लगती है। वो वॉशरूम और कबर्ड एरिया में भी चेक करता है, लेकिन अन्या वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर बालकनी में जाती है। वो अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है। अन्या बालकनी में लगे एक स्विंग चेयर पर एक पतले से कंबल में खुद को लपेटे बड़े आराम से सो रही थी। उसने खुद को उस चेयर पर एडजस्ट कर लिया था, जिससे वो उसमें सोती हुई बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। रुद्र अन्या के पास आता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन तभी रुद्र को अपनी गलती और अपनी बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से अन्या यहाँ ऐसे सो रही थी।
वैसे तो घर में बहुत से खाली कमरे थे और अन्या किसी भी कमरे में सो सकती थी, लेकिन वो बाकी सबको क्या जवाब देती, खासकर दादाजी को, जिन्होंने अपने परपोते तक के सपने देख लिए थे। सब अन्या को रुद्र के दिल में जगह बनाने के लिए नए नए तरीके बताते। अन्या सबकी बात हंसकर मान लेती, लेकिन कभी रुद्र को नहीं जाहिर करती थी ताकि वो उसे गलत न समझे। रुद्र झुककर अन्या का ब्लैंकेट लेकर उसे ठीक से उड़ाता है, फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगली से साइड करते हुए उसे ध्यान से देखता रहता है। तभी अन्या अचानक से पलटती है, जिससे रुद्र डर जाता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है, जिससे अन्या उसे देख ना पाए। लेकिन कोई हलचल ना होने पर रुद्र धीरे से वापस उठता है और फिर से सोती हुई अन्या को देखने लगता है। रुद्र को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। अन्या इन सारी बातों से बेखबर आराम से सो रही थी। क्या रुद्र मानेगा अभय की बात और देगा अन्या को एक चांस? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह का समय रुद्र अपने जिम के लिए रेडी होकर जाने ही वाला था कि उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अन्या बालकनी में थी ही नहीं। वो एक नजर घड़ी की ओर जाती है। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अन्या बालकनी में थी ही नहीं। वो एक नजर घड़ी को देख अपने जिम में मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने चला जाता है। रुद्र जिम से वापस आकर ऑफिस के लिए रेडी भी हो चुका था, लेकिन अब तक उसने अन्या की कोई आहट नहीं सुनी थी, ना ही उसे देखा था। वो नीचे आता है तो उसकी नजर डाइनिंग एरिया पर चली जाती है, जहाँ सब बैठे एक साथ नाश्ता कर रहे थे। रुद्र भी उन सब की ओर आ गया, लेकिन वहाँ भी उसे अन्या कहीं नजर नहीं आई। सब रुद्र को मॉर्निंग विश करते हैं और अपने अपने नाश्ते में लग जाते हैं। रुद्र की निगाहें ना चाहते हुए भी सिर्फ अन्या को ढूंढ रही थी। ये देख शौर्य शरारती लहजे में कहता है, पता है मेरी नेक्स्ट फिल्म का एक गाना है जो किसी पर इस वक्त बहुत सूट कर रहा है। तविश अपने नाश्ते का बाइट लेते हुए कहता है, कौन सा? शौर्य रुद्र को देख कहता है, अरे नाम बताकर मजा नहीं आएगा, गा कर सुनाता हूँ। फिर अपना गला साफ करके गाना शुरू करता है। तरसे तेरी आंखें दिल के पास में कैसी, अनजानी एक राह पे मन ढूंढे है उसको। गाने की लाइन रुद्र के दिल पर फिट हो रही थी, लेकिन शौर्य की सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रेहान तुरंत कहता है, आप रहने दो भाई, आपके बस का गाना वाना नहीं है, आप एक्टिंग ही करो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और शौर्य का मुंह बन जाता है, लेकिन रुद्र की निगाहें तो अब भी बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। तभी उसकी नजर किचन से आती अन्या पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर कुछ पल में ही वो चमक कहीं खो सी जाती है, क्योंकि अन्या ने उसे एक बार भी आंख उठाकर देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहती है। रुद्र नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अब भी उसके जहन में सिर्फ अन्या ही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अन्या के इग्नोर करने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। रात को भी अन्या रुद्र के कमरे में आने से पहले बालकनी में सो जाती है। रुद्र को उसकी ये बात अब खलने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या ने रुद्र को ऐसे इग्नोर किया कि वो शायद उसके साथ हो ही नहीं। रुद्र को अब ये सारी बात खल रही थी। यही सब बातें उसके अंदर हलचल सी मचा रही थी, जिसकी वजह से अब उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। अन्या उसके दिमाग में हर वक्त छाई रहती थी। शाम के वक्त घड़ी में 7 बज रहे थे। रेहान, तविश, दादाजी तीनों हॉल में बैठे थे। रेहान और तविश अभी अभी घर आए थे, इसलिए अन्या ने उन्हें पानी दिया। सब हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे कि रेहान की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो सामने देखकर काफी परेशान हो जाता है और हड़बड़ा कर उठते हुए कहता है, भाई। रेहान के हाथ में जो पानी का ग्लास था उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देखते हैं और उसकी नजरों का पीछा करते हुए
सामने दरवाजे की ओर देखते हैं तो सब एक साथ हैरान परेशान हो जाते हैं। अन्या के तो कदम ही लड़खड़ा जाते हैं। वो सोफे के सहारे खुद को संभालती है। सामने जियान के साथ एक और बॉडीगार्ड रुद्र को सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। रुद्र के सिर के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों पर पट्टियां बंधी हुई थी और शर्ट पर खून के निशान थे। उसके चेहरे पर हल्के दर्द के भाव थे। रिहान भागते हुए रुद्र के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए घबराई हुई आवाज में कहता है, भाई भाई आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? इतना बोलते हुए रेहान और जियान रुद्र को सोफे पर बैठा देते हैं। रेहान गुस्से में जियान को देखते हुए कहता है, जियान कुछ बताओगे? कैसे हुई भाई की ऐसी हालत? कौन था? जियान एक नजर रुद्र को देखता है जो उसे कुछ ना बोलने का इशारा करता है। ये देखकर दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, जियान हमें सच जानना है, कौन है इन सब के पीछे? दादाजी के कहने पर जियान अपनी नजरें झुकाकर कहता है, सर हमारी राइवल कंपनी 4 दिन में होने वाली नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाने से रोकने के लिए उन्होंने रुद्र सर पर हमला करवाया। ये सुनकर रेहान और दादाजी दोनों का खून खौल उठता है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, मोहिर सहकल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की? सामने से जीतने की तो हिम्मत है नहीं उसमें, पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं इसकी। इसे तो मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। इतना बोलकर दादाजी अपना फोन निकालने लगे। तभी सबके कानों में रुद्र की आवाज आती है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुन सब रुद्र को देखने लगते हैं तो रेहान गुस्से में कहता है, नहीं भाई इस बार तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। रुद्र सबको समझाते हुए कहता है, मुझे सामने से लड़ने की आदत है और पीठ पीछे काया लड़ा करते हैं। किसको कैसे तोड़ना है वो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मनाने दे उसे अपने ख्वाबों की जीत का जश्न। ये कहते वक्त रुद्र के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे उसने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। वहां खड़े सब उसकी बात का मतलब समझ रहे थे सिवाय अन्या के। तो वो एक टक रुद्र की चोटों को ही देख रही थी। अन्या रुद्र की चोट देख उसका दर्द खुद में ही महसूस कर रही थी। रुद्र की व्हाइट शर्ट में लगे उसके खून के निशान उसे काफी चुभ रहे थे। दादाजी रुद्र की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाओ। जियान हाँ में सर हिला देता है। रेहान और जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाते हैं। अन्या एक टक रुद्र को जाते हुए देख रही थी तो दिग्विजय जी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अन्या बेटा रुद्र बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिस मुकाम पर वो आज अकेला खड़ा है उसे ऐसे छोटे मोटी खरोचों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो शेर है, इसलिए आज तक कोई उसके सामने टिक नहीं पाया है। तुम एक काम करो, उसका खाना उसके कमरे में ही ले जाओ। अन्या दिग्विजय जी की बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है, फिर अपनी आंखों में आए आंसू की बूंद पोंछकर वहां से चली जाती है। वो जब कमरे में आती है तो रुद्र सो रहा था, इसलिए उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो वापस नीचे आकर सबको डिनर सर्व करती है। आज टेबल पर अलग ही माहौल था। किसी के मन में गुस्सा तो किसी के मन में उदासी थी। वहां बैठे सभी जानते थे कि रुद्र ने इससे भी बड़े बड़े दर्द अकेले सहे हैं, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। अगर दिग्विजय जी बॉस ऑफ द फैमिली हैं, तो रुद्र पिलर ऑफ द फैमिली है। अन्य सबको डिनर कराकर दादाजी को उनकी मेडिसिन देती है, फिर रुद्र के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही कमरे में एंटर करती है तो उसकी नजर सीधा रुद्र से मिलती है। रुद्र ऐसे लेटा था जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अन्या एक नजर उसको देखती है, फिर खाने की प्लेट लेकर उसकी ओर बढ़ जाती है। वो प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र को देखने लगती है। उसकी राइट शोल्डर पर सबसे ज्यादा गहरी चोट थी, इसलिए वो अपना हाथ उठाकर खाना भी नहीं खा सकता था। ये देखकर अन्या आगे बढ़कर साइड का एक कुशन उठाकर रुद्र के पीछे लगाती है। रुद्र तो बस चुपचाप उसके चेहरे को ही देख रहा था। अन्या रुद्र का पिलो ठीक करके टेबल से खाने की प्लेट उठाती है और खाने का एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ा देती है। ये देखकर रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? अन्या अपने हाथ का निवाला देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता इस एक्सीडेंट से आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ। उसका ऐसा टेढ़ा जवाब सुनकर रुद्र मन ही मन मुस्कुरा देता है। आखिर इतने दिन बाद तो अन्या ने उसे कुछ कहा था, लेकिन भाई रुद्र तो रुद्र है, इसलिए वो अपनी अकड़ में कहता है, पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुम क्यों कर रही हो ये? मैं खुद खा लूंगा।
उसके ऐसे बोलने पर अन्या उसे एक नजर देखकर निवाला वापस प्लेट में रख देती है। फिर प्लेट सामने करके उसे खाने का इशारा करती है। रुद्र भी अपनी अकड़ में स्पून उठाता है। तभी उसकी शोल्डर में तेज दर्द होता है, जिससे हल्की सी आह निकल जाती है। ये देख अन्या काफी घबरा जाती है और तुरंत प्लेट टेबल पर रख कर रुद्र के शोल्डर को टच करके कहती है, क्या हुआ, आप ठीक है? दर्द हो रहा है? कभी तो अपनी अकड़ छोड़कर दूसरों की हेल्प ले लीजिए। पर नहीं, अकड़ में ही रहना है, किसी की बात सुनेंगे थोड़ी। अन्या अपने धुन में रुद्र को हक से डांट रही थी, जिसका अन्या को इल्म ही नहीं था। रुद्र तो बस उसके हिलते होंठ ही देख रहा था। उसके हिलते होंठ रुद्र को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब अन्या की नजर रुद्र से मिलती है तो वो अपनी ही बातों पर छिप जाती है। वो इधर उधर देखकर जल्दी से खाने की प्लेट उठाकर निवाला रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र एकटक उसे देख रहा था। अन्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये मत समझो कि मैं ये आपकी पत्नी होने के नाते कर रही हूँ। ये समझो कि मैं इस घर की कोई सर्वेंट या आपके लिए एक अजनबी हूँ। इस नाते ही सही खा लो। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। कहीं न कहीं उसे अपनी कही बातों पर पछतावा होने लगा था। उसने अन्या के चेहरे को देखा, जो उम्मीद से निवाला उसकी तरफ बढ़ा रही थी। रुद्र ने भी बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल दिया तो अन्या ने उसे निवाला खिला दिया। अन्या का ध्यान रुद्र को खाना खिलाने में था और रुद्र का ध्यान अन्या की आंखों पर था, जिसमें बहुत कुछ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। अन्या जल्दी से रुद्र को खाना खिलाकर उसे दवा देती है। तभी उसकी नजर रुद्र की शर्ट पर जाती है, जिसमें खून के धब्बे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक गीला टॉवल और रुद्र की कबर्ड से उसके लिए दूसरा शर्ट लेकर आती है और उसके सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि अब वो उससे क्या कहे, कहीं वो उसकी बात का कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। रुद्र, जो अपनी फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था, वो अन्य को अपने सामने खड़ा देख सवालिया नजरों से अपनी एक आईब्रो उचका कर देखता है। अन्या जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी शर्ट आगे करके कहती है, वो शर्ट, आपकी शर्ट पर खून लगा हुआ है, इसे चेंज करना होगा। अन्या के बोलने पर रुद्र अपनी शर्ट को देखता है तो उसे भी ध्यान आता है कि अब तक वो उसी शर्ट में है। वो ऐसे तो नहीं सो सकता था, इसीलिए वो हाँ में सर हिलाते हुए वैसे ही उठने को होता है तो उसके कंधे में फिर जोर का दर्द होता है, जिससे उसके चेहरे पर बल पड़ जाता है। अन्या जल्दी से उसके कंधे को पकड़ फिक्र से कहती है, रुक जाइए, मैं हेल्प करती हूँ, आप हिले नहीं। कौन है वो जिसने किया है रुद्र का ये हाल? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उतना ही अंदर से भावुक है, इसलिए रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। अन्या जल्दी से शर्ट साइड में रखकर उठाती है, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो उसकी शर्ट कैसे खोले। ये उसके लिए काफी ऑकवर्ड था। उसके हाथ रुद्र की शर्ट के पास जाकर रुक गए। रुद्र उसको संकोच करते देख मुस्कुराने लगा। अन्या ने जल्दी से एक गहरी सांस ली और रुद्र के शर्ट के बटन एक एक कर खोलने लगी। हर बटन खोलने के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को काबू करने के लिए अपने दोनों होठों को आपस में दबा लिया। फिर धीरे से उसकी शर्ट बॉडी से अलग की। फिर चोट वाले शोल्डर के पास आकर वो ध्यान से शर्ट निकालने लगी। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के कंधे पर साफ महसूस कर रहे थे। रुद्र को अन्या से आती खुशबू मदहोश कर रही थी। उसका मन अन्या को अब बाहों में भरने का कर रहा था, लेकिन जब तक वो अपना हाथ उठाकर उसकी कमर तक ले जाता, तब तक अन्या जल्दी से उससे दूर हो गई। वो बिना रुद्र से नजरें मिलाए अपने काम में लगी थी। उसने जल्दी से वो गीला टॉवल उठाया और रुद्र की परफेक्ट बॉडी को धीरे धीरे से टॉवल से साफ करने लगी। अन्या उसकी बॉडी देखकर कुछ शर्मा सी रही थी, जिससे उसके कान के साथ गाल भी लाल हो गए थे। उसका हर एक टच रुद्र की बॉडी में सेंसेशन पैदा कर रहा था, जिससे उसे अलग ही फीलिंग अपने अंदर महसूस हो रही थी। अन्या ने अपनी नजर उठाकर एक बार रुद्र को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, लेकिन आंखें कुछ तो कह रही थी। अन्या जल्दी से अपनी नजर फेर कर रुद्र को उसकी शर्ट पहनाती है, फिर उसे बेड पर सही से लिटा देती है। फिर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी रुद्र झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अन्या रुद्र के स्पर्श को महसूस कर
एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देती है। वो एहसास उसके लिए काफी जाना पहचाना था। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर सवालिया निगाहों से पीछे पलट रुद्र को देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम। ये सुनकर अन्या हैरानी से कहती है, जी। रुद्र को जब रियलाइज होता है कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया तो जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम कहाँ जा रही हो? अन्या बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहती है, बालकनी में सोने। रुद्र तुरंत कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बाहर बहुत ठंड है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या के लिए शौक से कम नहीं था। वो उसे नासमझी में देखते हुए कहती है, पर आपने तो। वो इतना ही कह पाती है कि रुद्र उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, और अब मैं ही कह रहा हूँ, यहीं सो जाओ। ये बोलकर वो अन्या का हाथ छोड़ देता है। अन्या अब तक असमंजस में रुद्र को ही देख रही थी। उसे रुद्र एक पहेली जैसा लग रहा था, जिसे जितना जानने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाओ। वो मन में दुविधा लिए सोफे पर आकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अन्या को सोया हुआ महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखता है, जहाँ अन्या बड़े आराम से सोई हुई थी। वो उसे एक टक देखता रहता है, जैसे उसे देखने भर से उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो रही हो। रुद्र अन्या को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त। अन्या अपने वक्त पर ही उठती है। उसकी नजर अपने सामने बेड पर सोए रुद्र पर जाती है। रुद्र के बाल उसके माथे की सफेद पट्टी पर बिखरे हुए थे, जो उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या उसको यूं सुकून से सोता देख मुस्कुराते हुए वॉशरूम फ्रेश होने चली जाती है। वो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है। आज उसने हल्के हरे रंग की साड़ी और उसी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज पहना था। वो एक नजर सोते हुए रुद्र को देखकर मिरर के सामने आ जाती है। फिर वो अपने बालों को सुलझाकर माथे पर बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाती है। फिर गले में मंगलसूत्र और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर सजाकर एक नजर मिरर से ही रुद्र को देखती है। तभी उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर जाती है, जिस पर दर्द के कारण शिकन थी। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास आती है तो उसकी नजर रुद्र के कंधे पर लगे पिल्लो पर जाती है, जो नींद में ही अपनी जगह से हट गया था। अन्या समझ गई कि इसी वजह से रुद्र को दर्द हो रहा है, लेकिन दवा के असर में उसकी नींद नहीं खुली। वो झट से आगे बढ़कर रुद्र के कंधे की तरफ झुककर उसके तकिए को ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे रुद्र के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपने हाथ से खुद को रोक लिया। पर तभी रुद्र नींद में कुछ हिला और अन्या के होंठ सीधा उसके गाल से छू गए। अन्या को जब महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इस अचानक से हुई हरकत से सकपका गई। अन्या जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठती है और बिना रुद्र को देखे वहां से चली जाती है। उसे ये सोचकर काफी शर्म आ रही थी कि अगर रुद्र जग गया होता तो क्या सोचता उसके बारे में, कि वो नींद में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बात सोचकर अन्या कुछ घबरा गई थी। उसे फिर से रुद्र का गुस्सा और उसकी वार्निंग याद आने लगी। फिर वो जल्दी से नीचे किचन में आकर अपने कामों में लग गई। वहीं कमरे में रुद्र बेफिक्र सुकून की नींद सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या। सुबह के 9 बजे रुद्र की नींद खुलती है। दवा के असर से उसे रात में गहरी नींद आई थी। वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले सामने देखता है। सोफे पर अन्या को ना देखकर रुद्र एक नजर घड़ी को देखता है। उसे आज काफी लेट हो गया था, इसलिए जल्दी से उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में जोर का दर्द होने लगता है। रुद्र अपने कंधे को पकड़ बेड पर आराम से बैठता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। रुद्र को लगा अन्या होगी, इसलिए वो झट से अपनी नजरें दरवाजे की तरफ करता है, पर सामने अन्या नहीं बल्कि रेहान था। रेहान ने जैसे ही रुद्र को बेड पर अपने कंधे को पकड़े देखा तो वो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है और फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाई आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? इतना बोलते हुए रेहान ने जैसे ही अपना फोन निकाला है, रुद्र उसका फोन लेते हुए कहता है, नहीं रेहान, जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान एक बार फिर उसको देखकर कंफर्म करते हुए कहता है, पक्का? रुद्र सिर्फ अपने पलके झपका देता है तो रेहान जल्दी से आकर रुद्र को साइड से हक कर लेता है। उसे ऐसे करते देख रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई। वो रेहान का नेचर जानता था कि वो बाहर से जितना जिंदा दिल और मजाकिया है, उतना ही अंदर से भावुक है। इसलिए रुद्र अपने दूसरे हाथ से रेहान के सिर को सहलाते हुए कहता है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी छोटी छोटी खरोचों से डरना नहीं चाहिए। रेहान रुआसा सा होकर कहता है,
भाई डर तो लगता है आपको खोने से। आपको पता है ना, जब से मम्मा गई हैं तब से आप ही मेरी दुनिया हो। आपको मैं खो नहीं सकता भाई। डर लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। रुद्र रेहान के इमोशंस अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे ऐसे रोते हुए देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए आंसू को पोंछ कर विश्वास के साथ कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, फालतू बात सोचना बंद करो। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, अगर इतना ही सोचने का दिल कर रहा है तो मेरे बदले आज ऑफिस चले जाओ। वहाँ काम करोगे तो ऐसी फालतू बातें नहीं सोचोगे। ऑफिस का नाम सुनकर रेहान हड़बड़ाते हुए कहता है, ऑफिस? मैं? रुद्र हाँ में सर हिलाता है। रेहान ये सुनकर जल्दी से कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो कॉलेज जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। असल में रेहान ने ऑफिस से बचने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया था। रेहान की बात सुनकर रुद्र उसे ऐसा लुक देता है जैसे वो उसके अंदर तक झुककर देखना चाहता हो कि वो सच बोल रहा है। रुद्र कहता है, कब तक ये बहाना बनाओगे? रेहान रुद्र के गले में प्यार से बाहें डालकर कहता है, जब तक आप मेरे साथ हो भाई, यानी लाइफ टाइम के लिए। इतना बोलकर रेहान अपनी बत्तीसी दिखा देता है। रुद्र उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये देखकर तो रेहान खुद को जोर से पिंच करता है ताकि वो खुद को यकीन दिलाए कि रुद्र आज उसकी बात पर मुस्कुरा रहा है। रुद्र उसकी हरकत देखकर सवालिया नजरों से उसे देखता है तो रेहान अपना फोन ढूंढते हुए कहता है, मेरा फोन कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा और साथ ही आपका फुल चेकअप करवाना होगा। मुझे लगता है आपकी एक तो नस हिल गई है इस एक्सीडेंट से। रुद्र उसकी नौटंकी देख उसे घूरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? रेहान कहता है, भाई बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। आपको पता है, आप अभी अभी मुस्कुराए, वो भी मेरी बात पर। या तो आपकी एक दो नसें हिल गई हैं या मेरे जोक्स ऑस्कर लेवल जितने अच्छे हो गए हैं। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी भौहें उठाते हुए कहता है, जोक्स का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नौटंकी ऑस्कर लेवल जितनी हो गई है। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही उठने को होता है कि तभी रेहान की नजर रुद्र के गाल पर जाती है, जिसे देखकर वो शरारती लहजे में कहता है, ओ, अब पता चला मेरे गुस्से वाले भाई का मूड आज इतना जॉली कैसे है। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करके अपने फोन में कुछ चेक करता है, पर रेहान अपनी ही धुन में कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी भाभी ने भाई को इतना प्यारा सा गुड मॉर्निंग जो दिया है। उसकी बात में अन्य का जिक्र सुन रुद्र की उंगलियां रुक जाती हैं और वो अपनी नजरें उठाकर रेहान को घूरता है। रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्या घूर रहे हो भाई? हकीकत तो आपका वो निशान बयां कर रहा है जो छुपाते नहीं छुप रहा। इतना बोलकर रेहान हंसने लगा और तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई जहां अन्या रुद्र की कॉफी लिए खड़ी थी। पर जैसे उसके कानों में रेहान की बात पड़ी तो वो जम सी गई। रेहान अन्या को देख हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है, वो भाभी आपने तो गजब ही कर दिया। फिर कान के पास जाकर धीरे से कहता है, ऐसे गजब आप रोज किया करें ताकि मेरे एक्सप्रेशनलेस भाई के चेहरे पर कुछ अलग भाव तो दिखे। इतना बोलकर रेहान अन्या को आई विंक करके चला जाता है। अन्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी हालत काटो नहीं तो पानी जैसे हुए जा रही थी, ना मुस्कुरा पा रही थी ना कुछ कह पा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से उसकी तरफ आते रुद्र पर गई। रुद्र को खुद के पास आता देख अन्या की तो सांसें ही बैठने लगी। उसे डर लग रहा था कि रुद्र जरूर उसे उसकी सुबह अनजाने में की हुई हरकत के लिए डांटेगा। क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा कि उसके गाल पर अन्या की लिपस्टिक के निशान है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ वाकिर FM पर। जैसे जैसे रुद्र अन्या के करीब बढ़ रहा था वैसे सपनों का नहीं बढ़ रही थी। उसने तो डर से अपनी आंखें तक बंद कर ली। रुद्र उसकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अन्या के पास खड़ा होकर उसके कांपते हुए होठों को देखकर जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम के दरवाजा बंद होने की आवाज से अन्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो रुद्र को अपने पास ना देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर एक चैन की सांस लेते हुए मन में कहती है, अभी तो बच गई अन्या और पता नहीं कब तक बचती रहेगी। इस रुद्रदेव का प्रकोप कभी भी तुझ पर गिर सकता है। बेहतर यही होगा मैं इनके सामने ना आऊं। इतना बोलकर वो जल्दी से कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। वहीं वॉशरूम में रुद्र मिरर के सामने खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए टैप ऑन करता है कि तभी उसकी नजर अपने चेहरे पर लगे निशान पर जाती है, जिससे उसे रेहान की बात याद आती है। वो उस निशान को अपनी उंगलियों से छूता है
तो उसे एहसास होता है कि ये लिपस्टिक के निशान है। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर कैसे आया। तभी उसके जहन में अन्या का चेहरा आता है और उसी के साथ उसे कपकपाते होठ याद आते हैं। उन पर भी यही रंग लगा था, जिसे सोचकर रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आखिर इस निशान का मतलब क्या है? वो खुद को मिरर में देख अपनी गालों पर लगे उस निशान के ऊपर उंगलियां फेरकर अन्या को महसूस करता है। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अलग थी। वो निशान को छूकर हल्का सा मुस्कुरा देता। उसे अन्या पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो खुद कुछ और ही फील कर रहा था, जिसे अभी वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपनी स्टडी रूम में चला आया। आज वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए घर से ही वो अपने सारे जरूरी काम निपटा रहा था। जियान भी उसके साथ ही था। रुद्र जब काम में लगा हुआ होता है तो उसे वक्त का कुछ होश नहीं रहता है। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। अन्या ने रुद्र का खाना और दवाइयां नौकर के हाथ उसके स्टडी रूम में ही भिजवा दी थी। असल में वो सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से रुद्र के सामने जाने से डर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रुद्र ने अब तक न खाना खाया न दवाई ली, तो उसे अब रुद्र की फिक्र होने लगी। उसे इतनी चोट लगी थी, उस पर से इतना काम उसके लिए ठीक नहीं था। नौकरों से भी ये पता चला कि ये रुद्र की पुरानी आदत है और काम के बीच में उसे दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जानकर अन्या सोच में पड़ गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो खुद अपनी कदम उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। उसके अंदर घबराहट तो थी, लेकिन उससे ज्यादा रुद्र की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके स्टडी रूम का डोर नॉक करती है। रूम के अंदर से आवाज आती है तो अन्या गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। सामने रुद्र अपनी चेयर पर बैठा कोई पेपर्स पढ़ रहा था। उसके आसपास टेबल पर भी पेपर्स बिखरे हुए थे और जियान ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। अन्या ये सब देखकर अपनी कदम आगे बढ़ाती है। जियान की नजर अन्या से मिलती है तो अन्या उससे जाने का इशारा करती है, जैसे देखकर जियान एक नजर रुद्र को देखता है जो अपने कामों में खोया हुआ था। जियान को एक पल को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, अपने बॉस से इजाजत ले या अपनी नई लेडी बॉस की बात मानकर चुपचाप बाहर चला जाए। फिर जियान कुछ सोचकर चुपचाप बाहर चला जाता है। तभी एक नौकर भी खाने की प्लेट अन्या को पकड़ाकर चला जाता है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अन्या और रुद्र थे। रुद्र को अब तक अन्या की प्रेजेंस का आभास नहीं हुआ था, लेकिन अन्या की नजरें रुद्र पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आ तो गई है, लेकिन रुद्र को कहे क्या, कहीं उसका गुस्सा उस पर फूट ना जाए। यही सब सोचकर वो घबराहट में अपने हाथ मसलती है, जिससे उसके हाथ पे पहनी चूड़ियां खनक जाती है। यह आवाज सुनकर रुद्र तुरंत अपनी नजर उठाकर सामने देखता है तो अन्या की नजर उसकी नजर से मिलती है, जिससे एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन अन्या जल्द ही होश में आते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ कोई काम था? अन्या अपनी घबराहट छुपाते हुए खाने की ओर इशारा करके कहती है, हाँ वो खाना। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। रुद्र भी वहां रखे प्लेट को देखकर वापस अपनी फाइल में देखते हुए कहता है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या भी तपाक से कहती है, दोपहर से तो रखा है, अब तो शाम होने को आई है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, चोट लगी आपको। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र की नजर सीधा उस पर जाती है जो इस वक्त सर नीचे करके खड़ी थी। रुद्र अपनी फाइल बंद करके चेयर से उठकर ठीक अन्या के सामने खड़ा हो जाता है। अन्या रुद्र के करीब होने से सहम सी जाती है। वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, मैं पत्नी होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मैं वो। इतना बोलकर वो कुछ सोचने लगती है कि तभी रुद्र उसे देखते हुए कहता है, अजनबी और नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्र राय चौहान पर हुक्म चला सके। तो रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या असमंजस में उसे देखने लगती है। रुद्र बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त अब रुद्र को कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो बिना इस बात को जाहिर किए अपना खाना खाने में लगा था। अन्या उसका दर्द देख पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर जाती है और 2 मिनट में आइस पैक लेकर आती है। फिर रुद्र के कंधे और बाजू के नीचे रख देती है। अन्या का ऐसा करने पर रुद्र अपनी नजर उठाकर उसे देखता है, पर कहता कुछ नहीं।
कुछ देर में रुद्र अपना खाना फिनिश करके वापस अपने काम में जाने की वाला था कि तभी अन्या तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। रुद्र पलटकर अन्या के हाथ को देखता है जो उसकी बाजू को पकड़े खड़ी थी। अन्या तुरंत अपना हाथ हटाकर कहती है, वो अब सुबह से काम कर रही है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। उसके कहने पर रुद्र बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो हैरान सी बस रुद्र को देखती रहती है। वो मन में कहती है, अन्या, इस अखरू राय चौहान को क्या हो गया है? ये तेरी बात आज्ञाकारी बच्चे के जैसे मान रहा है। वैसे तो हर वक्त अपनी नाक आईफिल टावर से भी ऊंची करके अकड़ में रहता है। जरूर इसके सर पर चोट लगी है, इसीलिए आज ही बदला बदला लग रहा है। वैसे मुझे ये आज्ञाकारी राय चौहान कुछ चव नहीं रहा है। इतना बोलकर वो भी कमरे से निकल जाती है। रात का वक्त, इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रुद्र अपनी जरूरी कामों में लगा हुआ था। अन्या सोफे पर आराम से सोई हुई थी। तभी काम करते करते रुद्र के हाथों में कुछ दर्द होने लगता है, जिससे खुद के हाथों को रिलैक्स छोड़कर वो लैपटॉप बंद कर देता है। जैसे ही वो लैपटॉप टेबल पर रख रहा था, तभी उसकी नजर सामने सोफे पर सोती हुई अन्या पर जाती है। कमरे में सिर्फ रुद्र के साइड की लाइट चल रही थी। वो सोती हुई अन्या को देखकर उसके पास पड़ जाता है। सोते हुए अन्या छोटी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखते देखते कहीं खो सा गया। वो घुटनों के बल बैठकर अन्या के चेहरे को करीब से देख रहा था। न जाने क्या कशिश थी उसमें जो रुद्र उसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर अन्या के गुलाबी होंठ पर जाती है। उन्हें देखकर रुद्र खुद के होंठ को अपनी जीभ से हल्का सा छूता है। उसके मन में एक बार अन्या के वो मुलायम होंठ छूने की चाह जागती है। वो अन्या के होंठों को देखते हुए अचानक आगे बढ़ता है और हल्के से उसके होंठों को छूकर जल्दी से दूर हो जाता है। ये एक सॉफ्ट किस थी जिसका अन्या को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस किस के बाद से उसका दिल मानो बेचैन हो गया। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो खुद के इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे वो अन्या को किस कर सकता है? उसका कोई हक नहीं है। वो बेचैन सा बेड पर आकर लेट गया। उसे अब तक अपनी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं हो रहा था, या हो रहा था लेकिन वो खुद मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे ही सोचते हुए कुछ पल में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। इस बीच अन्या ने रुद्र की हर जरूरत का ख्याल रखा। रुद्र को अन्या का ख्याल रखना अच्छा भी लग रहा था और उसे बेचैन भी कर रहा था। दिग्विजय जी अन्या को देख मन ही मन संतुष्ट थे, क्योंकि अन्या के आने के बाद उसके पोते में कुछ ऐसे बदलाव आए थे जो वो साफ देख पा रहे थे। आज रुद्र को ऑफिस जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह तैयार हो गया। अन्या को इस बात की खबर नहीं थी। वो तो सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी थी। सभी ब्रेकफास्ट एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी चौहान मेंशन में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार एंटर होती है। गार्ड्स उस कार को पहचानते थे, इसलिए वो दरवाजा बिना किसी रुकावट के खोल देते हैं। कार सीधा चौहान मेंशन के मेन डोर पर आकर रुकती है और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुलता है। कार से एक 5 फीट के करीब की लड़की निकलती है। गोरा रंग, कंधे से भी ऊपर आते ब्राउन बाल, व्हाइट कॉलर की शॉर्ट ड्रेस जो उसकी गोरी थाई को मुश्किल से ढक रही थी। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए वो चौहान मेंशन के अंदर आती है। सब नाश्ता करके हॉल में ही बैठे थे। रुद्र भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ चुका था। तभी वो लड़की रुद्र को देखकर सीधा आकर उसके गले लगते हुए कहती है, "ओह रुद्र, आई मिस यू सो मच।" सब उस लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो सब उसे अच्छे से जानते थे और साथ ही रुद्र का नेचर भी जानते थे। पर वहीं थोड़ी दूर खड़ी अन्या के लिए ये सब नया था। वो जब से चौहान मेंशन में आई थी तब से उसे यहाँ कोई फीमेल नहीं दिखी थी, ना ही रुद्र को किसी लड़की के बारे में बात करते सुना था। और आज ऐसे अचानक कोई लड़की आकर सीधे रुद्र से लिपट गई तो ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। कौन है ये लड़की? क्या उसके कदम रुद्र और अन्या की जिंदगी को खत्म कर देंगे या लिखेंगे कोई नया पैगाम? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र जल्दी से उस लड़की को खुद से अलग करके गुस्से में कहता है, "समारा, दूर रहकर बात किया करो।" ये लड़की समारा मेहरा थी, रुद्र, शौर्य और अभय की कॉलेज फ्रेंड।
समायरा की नजर शुरू से ही रुद्र पर थी, लेकिन रुद्र कभी उसे घास तक नहीं डालता था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, रुद्र उसे उतना ही इग्नोर करता था। रुद्र के ऐसे अलग करने पर समायरा का तो मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन रुद्र, दोस्तों से ऐसे ही मिलते हैं। रुद्र कड़क लहजे में कहता है, पर मुझे नहीं पसंद ऐसे मिलना। तभी पीछे से शौर्य आते हुए कहता है, लेकिन मुझे पसंद है। फिर वो अपनी बाहें फैला देता है। समायरा शौर्य की आवाज सुन उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर उसे वार्म हग देते हुए कहती है, वाओ, तुम भी यही हो, वरना तुमसे मुलाकात तो सिर्फ स्क्रीन पर ही होती है। शौर्य अपनी उसी फ्लर्टिंग अंदाज में कहता है, तुम चाहो तो रियल लाइफ में भी हो सकती है। इतना बोलकर शौर्य अपनी एक आंख हल्का सा विंग करता है, जिससे समायरा शर्माते हुए अपने चेहरे की लट को आधा से पीछे करते हुए कहती है, क्या तुम भी? रुद्र उनकी बकवास बातें सुनकर अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, तुम दोनों बातें करो, मुझे ऑफिस जाना है। रुद्र की बात सुन समायरा उसको रोकते हुए कहती है, रुद्र, मुझे भी तुम्हारे ऑफिस आना था। वो डैड ने प्रोजेक्ट के चेंजेस किए थे, उसी मैटर में तुमसे डिस्कस करना था। समायरा की बात सुन रुद्र काफी फीके टोन में कहता है, सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ। मिस्टर मेहरा को जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मेरी टीम या अमन से डिस्कस कर लो। उसका ऐसा जवाब सुनकर समायरा की मुस्कान भी फीकी हो जाती है। उसे लगा था कि अगर वो रुद्र से काम से रिलेटेड बहाना बनाएगी तो वो मना नहीं कर पाएगा और उसे वक्त देगा। इस बीच वो शायद रुद्र के करीब आ सके, लेकिन रुद्र ने तो सीधा सीधा उसके मुंह पर ही मना कर दिया। वही रेहान और तविश रुद्र के हाथों समायरा की इनडायरेक्ट बेइज्जती सुन मुंह दबाकर हंस रहे थे। समायरा की चाह से वहाँ हर कोई वाकिफ था, यहाँ तक खुद रुद्र भी। इसीलिए वो सबकी तरह उससे भी दूरी बनाकर रखता था। तभी वहाँ दादाजी की आवाज आती है, जो अभी अभी अपने कमरे से आए थे। अरे समायरा बेटा, आप कब आई? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। दिग्विजय जी की आवाज सुन समायरा वापस से अपनी मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास जाकर कहती है, बस अभी आई हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? दिग्विजय जी सोफे पर बैठते हुए खुशी से कहते हैं, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, और वैसे भी जब से मेरे पोते ने मेरी आधी ख्वाहिश पूरी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशी से मेरी उम्र 10 साल घट गई है। बस अब आधी और हो जाए तो मैं जवान हो जाऊंगा। इतना बोल दिग्विजय जी रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। रुद्र उनकी वो गोल गोल बात अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसकी नजर बातों ही बातों में थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर चली जाती है, जिसे देखकर रुद्र को वो पल याद आ जाते हैं जब वो बहक गया था। वो जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है। सबको दादाजी की बात समझ आ गई थी, सिवाय समायरा के। वो कंफ्यूज से एक्सप्रेशंस लिए सबके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहती है, क्या मतलब दादाजी? मैं कुछ समझी नहीं। दिग्विजय जी अपने पोते को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे जो बात कहनी थी सो मैंने कह दी, और रही बात मतलब की तो वो तुम अपने दोस्तों से ही पूछो, वो ही तुम्हें अच्छे से समझा देगा। क्यों? सही कहा ना? दिग्विजय जी जानबूझकर रुद्र को प्रवोक कर रहे थे। समायरा उनकी बात से और कंफ्यूज हो जाती है। वो सवालिया नजरों से रुद्र को देखती है, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर जाती है। चौहान मेंशन में किसी अनजान लड़की को देख समायरा हैरान रह जाती है। वो आश्चर्य से अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप वो कौन है दादाजी? समायरा के ऐसे पूछने पर उसकी नजर अन्या पर जाती है, जिसे अन्या कुछ ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो दिग्विजय जी अन्या को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, ये अन्या है। इतना बोलते बोलते दिग्विजय जी की नजर रुद्र से मिलती है, तो वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। वो चाहते थे कि रुद्र ही अन्या की पहचान बताए, लेकिन रुद्र कुछ नहीं कहता। अन्या धीरे से चलकर सबके सामने आती है। समायरा एक नजर उसकी सादगी भरी खूबसूरती देखती है तो उसे अन्या से जलन होती है। उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र समायरा को उसकी पहचान सोचने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि आज तक कोई ऐसे तो इस घर में नहीं रहा। उसे अचानक दादाजी की कही बात याद आती है। वो अपने मन में कहती है, कहीं ये रुद्र की? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें ऐसा क्या है जो रुद्र इससे शादी करेगा? ये सब मेरी सोच तक में पॉसिबल नहीं है, तो रियलिटी कोसों दूर है। पर ये यहाँ कैसे? समायरा अन्या को देख सबसे सवालिया नजरों से पूछती है, ये कौन है? सब चुपचाप बस रुद्र को देखते हैं कि आखिर वो क्या जवाब देगा।
लेकिन रुद्र चुपचाप खड़ा था। अन्या की नजरें भी रुद्र पर थी। उसके कुछ दिन के नॉर्मल बिहेव से अन्या के दिल में जो झूठी उम्मीद जगी थी वो हर बीतते पल के साथ टूटती जा रही थी। तभी रेहान को अन्या के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो आगे बढ़कर अन्या के कंधे को पकड़ प्राउड से कहता है, मैं बताता हूँ, ये है मेरी भा। उसने इतना ही कहा था कि सबके कानों में रुद्र की आवाज आती है, ये कोई नहीं है। रुद्र का ऐसा बोलना वहाँ किसी को पसंद नहीं आया। तभी रेहान बीच में अपनी बात को जोर देते हुए कहता है, अरे भाई के लिए कुछ नहीं होगी, पर मेरे लिए तो सब कुछ है। ये मेरी दोस्त है और कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। रेहान के ऐसे कहने पर समायरा तंज भरी निगाहें नीचे से ऊपर तक डालकर कहती है, दोस्त? रेहान, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्ती में इतना बुरा टेस्ट है। ये तो तुम्हारे घर की सर्वेंट कहलाने के भी लायक नहीं है। वैसे नाइस चॉइस। बातों की जाल में समायरा का यूं अन्या का इंसल्ट करना वहाँ किसी को पसंद नहीं आया। रुद्र को भी समायरा की बातें पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। रेहान का तो खून खौल जाता है समायरा की बात सुनकर। वो गुस्से में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है कि अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे से मना करती है, जिसकी वजह से रेहान गुस्से के घूंट पीते हुए तंज से कहता है, यही ख्याल मेरे भाई का तुम्हारे लिए भी है। इतना बोलकर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। तविश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। समायरा का तो पूरा मूड ही खराब हो गया था और अब उसे अन्या पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से रेहान ने उसकी इंसल्ट की थी। वो गुस्से में अन्या को देखती है तो अन्या दिग्विजय जी को समायरा के लिए स्नैक्स और जूस लाने का बोल चुपचाप वहां से चली जाती है। दिग्विजय जी समायरा को अपने पास बैठने को कहते। समायरा का 1% भी मूड नहीं था, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी, ना ही उन्हें नाराज कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो एक सीढ़ी थी रुद्र के दिल तक पहुंचने के लिए। अन्या किचन में आके कुक्स और सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, जिसे सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी रेहान गुस्से में अन्या के पास आकर कहता है, वो समझती क्या है खुद को? भाई की दोस्त है तो क्या मेरी भाभी की इंसल्ट करेगी? आपने मुझे क्यों रोका भाभी? मैं आज उसे उसकी औकात दिखा देता। अन्या अपने काम को करते हुए हंसकर बात टालते हुए कहती है, रहनी तो ना रेहान, वो सरफिरी है तो हम तो उसकी जैसा नहीं बन सकते हैं ना, और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बातों का। रेहान उसके हाथ से प्लेट लेते हुए कहता है, कैसे फर्क नहीं पड़ता? आपने तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया, वरना आज मैं उसे उसकी नानी याद दिला देता। अन्या उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बाबा रे, नो गुस्सा। अन्या के ऐसे कहने पर रेहान को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, इसीलिए वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं आपके लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। भाभी, आप इस बात को इतना आसानी से कैसे टाल सकती हैं? अन्या उसको समझाते हुए कहती है, टाला नहीं, इग्नोर किया है, और किस हक से मैं कुछ कहती जब तुम्हारे भाई ने वो हक दिया ही नहीं। अन्या की बात सुन रेहान शांत हो जाता है, फिर कुछ सोचकर उदास सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यही तो, आपने मांगा क्यों नहीं? आपका हक था। अन्या उसका उदास चेहरा देखकर उसका गाल प्यार से छूकर कहती है, मांगी हुई चीज लौटाई जाती है रेहान, और मुझे तुम्हारे भाई से मांगना नहीं, हासिल करना है। और जिस दिन वो हक वो खुद मुझे देंगे, उस दिन मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और वैसे भी तब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे भाई इस परिवार की ढाल है और एक दिन मेरी भी बनेंगे, तो फिर इतना गुस्सा किस बात का? अन्या के इतनी प्यार से समझाने पर रेहान के दिल को अलग सा सुकून मिला। आज तक रेहान को किसी ने भी ऐसे प्यार से नहीं समझाया था और ना ही ऐसी ममता से हाथ फेरा था। रेहान इस वक्त काफी इमोशनल फील कर रहा था। वो अपने जज्बातों को काबू करते हुए कहता है, और वो दिन कब आएगा भाभी? रेहान के सवाल पूछने पर अन्या चुप हो गई। इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ये सारी बातें तो उसने रेहान को समझाने के लिए कही थी, पर उसके ये पूछने पर अन्या के दिल में फिर से रुद्र की बात आने लगती है। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी कभी मत करना। ये बात याद आते ही अन्या अंदर ही अंदर बेचैन होने लगती है। वो अब रेहान को क्या कहे कि तुम्हारे भाई ने वो रिश्ता पहली ही रात को खत्म कर दिया था और वो कभी उसका हक उसे नहीं देगा। अन्या को चुप देख रेहान बेचैनी से कहता है, बोलो ना भाभी, चुप क्यों हो? अन्या खुद को शांत करके एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए प्यार से कहती है, बहुत जल्द, बस थोड़ा सब्र रखो,
यूं हर छोटी छोटी बात पर गदाधारी भीम बनने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अन्या शरारत से उसकी नाक पकड़कर खींचती है। रेहान उसकी हरकत पर हल्का सा आह करते हुए हंस देता है। अन्या भी उसका साथ देते हुए हंस देती है। तभी रेहान के मन में आता है और वो झट से आगे बढ़कर अन्या को हक कर लेता है। अन्या रेहान के इस एक्शन से अवाक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रेहान को क्या हुआ। क्या रुद्र कभी देगा अन्या को उसका हक? क्या करेगी अमायरा जब उसे पता चलेगा कि रुद्र की अन्या से शादी हो चुकी है और अन्या उसकी पत्नी है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या रेहान के पीठ पर हाथ रख प्यार से पूछती है, रेहान क्या हुआ? आर यू ओके? रेहान अन्या को जवाब ना देकर कुछ पल वैसे ही रहकर उससे अलग होता है। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ नमी थी जो अन्या से छुप नहीं पाती है। वो जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्र से कहती है, रेहान क्या हुआ? तुम रो रही हो? रेहान जल्दी से अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, नहीं भाभी, मैं क्यों रोऊंगा? रोते तो कमजोर है ना। रेहान के ऐसे कहने पर अन्या अपनी बाहें सिकोड़ कर कहती है, कहाँ से सीख कर आई ये सब बचकानी बातें? ऐसा थोड़ी होता है कि जो रोई वो कमजोर होती है। ये सब बस तुम्हारे अंदर की विल पावर पर डिपेंड करता है, समझे? रेहान बस हाँ में सर हिलाकर मुस्कुरा देता है। तभी उसके फोन में तविश की कॉल आती है तो वो अन्या को बाय कहकर वहां से चला जाता है। अन्या वापस से अपने काम में लग जाती है, लेकिन वहां दो आंखें थी जिसने देवर भाभी का इमोशनल मोमेंट देखा था और अन्या को रेहान को प्यार से हैंडल करते देखा था। वो और कोई नहीं, आकाश जी थे, जो शांति से पिलर के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसके जहन में कुछ था जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। रेहान के जाने के बाद वो भी वहां से चले गए। कुछ वक्त के बाद समायरा भी दिग्विजय जी को उनके कमरे में ड्रॉप करके वापस जाने लगी। तभी उसकी नजर अन्या पर पड़ती है जो नौकरों को कुछ काम का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। समायरा उसे देखकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ उसके पास आते हुए कहती है, महल में किसी ने एक कोना क्या दे दिया, वो खुद को उस महल की रानी ही समझने लगी। समायरा की बात सुनकर अन्या उसकी तरफ पलटते हुए उसे देखती है तो समायरा फिर से कहती है, क्या हुआ? सच कड़वा लगा? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पहुंच तो काफी ऊंची है और किस्मत काफी अच्छी है, वरना हर किसी की किस्मत में ये महल नसीब नहीं होता। समायरा की बात सुनकर अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहा, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ और वैसे भी हर किसी की किस्मत आपके जैसे थोड़ी होती है, जो जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ का रास्ता तक न मिले। अन्या का इशारा रुद्र की तरफ था जो समायरा को एक तमाचे जैसा लग रहा था। वो गुस्से में अन्या को उंगली दिखाते हुए कहती है, यू तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो? अन्या अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए कहती है, वही जो आपकी है इस घर में। अन्या की बातें अब समायरा के गुस्से को हवा देने का काम कर रही थी। वो अपने एटीट्यूड में उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, मेरी औकात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी और उस वक्त तुम होगी इस घर के बाहर और मैं इस घर के अंदर। देख लेना कि समायरा मेहरा का वादा है तुमसे। इतना बोलकर समायरा गुस्से में दंदनाते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे तक आते आते उसकी सैंडल की हील कुछ डगमगा जाती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाती है। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो उसको लगता जैसे कोई समायरा को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। उसे ऐसे जाते देख अन्या की हंसी छूट जाती है और साथ ही वहाँ आसपास खड़े नौकर भी हंसने लगते हैं। समायरा के कानों में अन्या की हंसी की आवाज पड़ती है तो वो पीछे मुड़कर अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए वहाँ से अपनी कार की तरफ जाती है और कार के अंदर बैठकर वहाँ से तेज रफ्तार से निकल जाती है। अन्या भी सब तमाशे से बोर होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात में सब अपना अपना खाना फिनिश करते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अन्या रुद्र का इंतजार करती है क्योंकि उसकी आदत बन गई थी कि जब तक वो रुद्र को खिलाकर दवा न देती उसे चैन नहीं मिलता था। रुद्र का घाव अब तक भरा नहीं था जिसकी अन्या को चिंता थी। वो काफी वक्त तक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया था। रात के 12 बजे घर आना रुद्र के लिए आम बात थी। उसकी लाइफ में काम से जरूरी कुछ नहीं था, ना वक्त पर आने की खबर, न जाने की और न खाने की। आज तक रुद्र का इंतजार करने, उसे रोकने या हक जताने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो ऐसा था।
रुद्र एक मेल को चेक करते हुए हॉल से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। तभी चलते चलते उसकी नजर सीढ़ियों के साइड में एक बड़े से सिंगल सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। अन्या रुद्र का इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। रुद्र अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखता है, फिर अपने कदम अन्या की तरफ बढ़ा देता है। अन्या के साइड में बड़ा सा लैम्प था, जिसमें से पीली रोशनी अन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चांद जैसा चेहरा उस पीली रोशनी में सोने जैसा दमक रहा था। रुद्र उसके करीब आकर एक पल के लिए उसमें खो सा जाता है। अन्या अपने हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। बाल की एक लट बार बार अन्या के गाल को लहराते हुए छू कर उसके गुलाबी होठों को छू रही थी। रुद्र की नजर भी उस पर ही फिसल रही थी। वो बैठने ही वाला था, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके अन्या की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेकर जैसे ही जाने के लिए वो 2 कदम आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक बार फिर सोई हुई अन्या के मासूम चेहरे पर चली जाती है। रुद्र वापस से अन्या के पास आता है और उसका हाथ अपने कंधे पर रख उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके लिए अन्या का वजन रुई जैसा था। उसके जिम के डंबल तक अन्या से भारी थे। वैसे रुद्र के कंधे पर चोट लगी थी जो अब तक भरी नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का इल्म ही नहीं रहा। उसका वो दर्द अन्या के करीब होने की फीलिंग से काफी छोटा था। रुद्र अन्या को बिना देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अन्या इन सब बातों से बेखबर रुद्र की बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अन्या अपना सिर नींद में ही रुद्र के सीने में छुपाने लगी। उसके नाक होंठ जैसे ही रुद्र के सीने को छूते, उसकी पकड़ अन्या पर और मजबूत हो जाती। अन्या के ऐसे छूने पर उसे एक अलग सी फीलिंग होने लगती थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से कमरे में आता है और अन्या को बेड पर आराम से लेटा देता है। पर वो जैसे उठने को होता है, अन्या उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। ये देखकर रुद्र रुक जाता है। उसकी नजर अन्या के चेहरे पर जाती है। वो उसके बगल में बैठकर अन्या के मासूम चेहरे को देखने लगता है। रुद्र के हाथ खुद ब खुद अन्या के सिर को पकड़ लेते हैं और वो अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगता है। रुद्र अन्या को देख मन में कहता है, ऐसा क्या होता जा रहा है मुझे? तुम्हें कितना भी देखूं मेरा मन क्यों नहीं भरता? जब ये रिश्ता है ही नहीं तो क्या है जो खींच रहा है मुझे तुम्हारे पास? मैं ना चाहते हुए भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये बोलकर रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। उसे अपनी वो पुरानी कड़वी यादें याद आती हैं, जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता। ये सब याद करके रुद्र का मन कड़वा हो जाता है। वो खुशी से कहता है, सब एक जैसे हैं, वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। तुम भी होगी उनमें से, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने दिल दिमाग से ये सारी फिजूल की बातें निकाल दूं। मैं जितना दूर रहूंगा तुमसे, उतना ही तुमसे फर्क कम पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपना हाथ खींचने लगता है, पर अन्या उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है और अपने सीने में छुपा लेती है। रुद्र ये देखकर अन्या पर थोड़ा चिढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसका हाथ अन्या की बॉडी से टच हो रहा है। ये एहसास होते ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी हीट करने लगती है और उसके कान तक लाल हो जाते हैं। वो हड़बड़ाते हुए झटके से अपना हाथ खींच लेता है, जिससे अन्या की नींद में कुनकुनाते हुए वापस पलट कर सो जाती है। पर वहीं बैठे रुद्र का बुरा हाल था। वो ऑकवर्डनेस, एम्बैरेसमेंट, शाइनेस, ऐसी कई फीलिंग एक साथ फील कर रहा था। उसकी बॉडी की हीट बढ़ने लगी थी, इसलिए वो तुरंत उठकर वॉशरूम भाग जाता है और शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। काफी वक्त के बाद रुद्र वॉशरूम से निकलकर सीधा सोफे पर लेट जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अन्या को फेस करे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। रुद्र की आंखों से तो जैसे नींद गायब हो गई थी। उसके जहन में बार बार वो फीलिंग्स, वो डिजायर आने लगी। वो कसकर अपनी मुट्ठियां बंद करके सोने की कोशिश करता है। सुबह का वक्त अन्या पूरे बेड में फैल कर सो रही थी। उसे तो काफी वक्त के बाद यूं बेड पर आराम से सोने का मौका मिला था। अन्या पूरे बेड पर अपनी बाहें फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और एक नजर सीलिंग को देखकर उठती है। तभी अन्या को एहसास होता है कि वो बेड पर है, तो हड़बड़ाते हुए उठकर एक नजर पूरे कमरे में देखती है, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं दिखा। ये देख वो चैन की सांस लेते हुए सोचती है कि वो यहाँ बेड पर कैसे आई। वो तो रुद्र का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते वहीं नीचे सोफे पर ही सो गई थी।
ये सब याद करते हुए अन्या दिमाग में हजार सवाल पूछते हुए खुद को कहती है, मैं यहाँ बेड पर कैसे आई? मैं तो नीचे रुद्र का वेट कर रही थी, लेकिन रुद्र कहाँ है? क्या वो कल रात घर नहीं आए? फिर वो खुद ही जवाब देते हुए कहती है, अगर आता तो वो अकड़ू राय चौहान तुम्हें बेड पर सोने देता? वो तो तुम्हें लात मारकर कमरे से बाहर कर देता। पर मैं यहाँ कैसे? रुद्र तो ला नहीं सकते। तो फिर अन्या ऐसे ही सवाल खुद से करती है। तभी नजर गाड़ी पर जाती है। वो ये देख हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहती है, क्या करती है अन्या तू? इतना कोई सोता है? हम लेट हो गए ना, वहां सब नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी कर। इतना बोल वो वॉशरूम का डोर खोलती है, पर अपने सामने रुद्र को बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाते हुए पीछे पलटकर जल्दी से कहती है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था आप वॉशरूम में हैं। ना मैंने डोर नॉक किया ना आपने लॉक किया, फिर भी सॉरी, गलती मेरी ही होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं आगे से आपको ऐसे नहीं देखूंगी। मेरा मतलब वो नहीं, मतलब ये है कि वो नहीं। रुद्र को अपने सामने ऐसे नेकेड देखकर अन्या काफी डर गई कि अब वो उस पर गुस्सा करेगा, इसीलिए अन्या हड़बड़ाहट में कुछ भी कह रही थी। उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रही थी। वही रुद्र अन्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीछे देखता है। उसने अभी अभी अपना शावर खत्म किया था। उसके बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। वो इस वक्त सिर्फ एक टाल में था और अन्या की बकवास एक पौ उठाकर सुन रहा था। वो वेट कर रहा था कि अन्या रुके तो वो कुछ कहे, लेकिन रुद्र के डर से अन्या कुछ न कुछ ऊट पटांग बोले ही जा रही थी और सॉरी की तो उसने माला ही बना दी थी। रुद्र इरिटेट होते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। फिर अपनी एक उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे शांत करके कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो? रुद्र आखिर कब तक कंट्रोल करेगा अपनी फीलिंग्स को? कौन सी है वो कड़वी यादें जो उसे अन्या के पास आने